2022 में आसनसोल से बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ा था शत्रुघ्न सिन्हा ने तृणमूल के लिए और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। 2024 में भी तृणमूल के कैंडिडेट हैं आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा, और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हैं हम लोग। सर, फिर से एक बार आसनसोल, इस बार तैयारी कैसी है? कल ममता बनर्जी ने आपका नाम घोषित किया, लेकिन उससे पहले ही आप देखे गए थे आसनसोल में। कैंपेनिंग तो आपने स्टार्ट कर दी ही थी। मैं बहुत खुशी और आश्चर्य के साथ कहना चाहूँगा कि ममता जी ने पूरे बंगाल में सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा की। मेरा ख्याल है शायद 2 फरवरी को, और इस तरह उन्होंने बंगाल में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में सबसे पहले मेरे नाम की घोषणा हुई होगी ममता जी के जरिए, जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सबसे प्रोमिनेंट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं, सबसे पॉपुलर हैं देश में। ममतामयी ममता जी ने जब किया तो मैंने शुरू में इसलिए कहा आश्चर्य के साथ, मुझे नहीं पता था कि वो इनर पार्टी मीटिंग में वो कहेंगी कि 42 सीटें हैं बंगाल में। 42 सीटों में बाकी सीटों का भी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एक सीट जो है आसनसोल की सीट, शत्रुघ्न सिन्हा जी की सीट, वो बिल्कुल तय है। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दूसरा आइडिया नहीं है। वो शत्रुघ्न सिन्हा ही वो चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खुशी की बात थी और आश्चर्य का विषय भी था मेरे लिए, लेकिन मैं उस समय कुछ कह नहीं सका। सिर्फ इतना ही कहा कि योर विश इज माई कमांड। आपने कह दिया तो वही सर्वमान्य है। और इस तरह से मैं आसनसोल का प्रत्याशी बनकर, एमपी के साथ साथ प्रार्थी बनकर, मैं वहाँ पे आसनसोल में अपना लगातार, जैसे हर महीने 2-3 बार जाता हूँ, वैसे जाता रहा, काम करता रहा, सारे क्षेत्रों का दौरा करता रहा, सारे विधायकों से मिलता रहा, पार्षदों से मिलता रहा, वहाँ के लोगों से मिलता रहा, उनकी शिकायतें सुनता रहा, उनकी बातों की उनकी सराहना सुनता रहा, प्रशंसा भी की उन्होंने जो जितने सारे काम किए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि कल जो घोषणा हुई है, मुझे तो खैर पता था, लेकिन ऑफिशियली इनको करना था और किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। देश में शायद इतना बढ़िया तरीके से किसी पार्टी ने अगर सबसे ज़्यादा इतना जोश खरोश, उत्साह और उत्सव के साथ अपनी पार्टी का चयन, अपने नेताओं का चयन, अपने 42 उम्मीदवारों का प्रदर्शन और चयन जो किया है, वो बहुत ही अभूतपूर्व, बहुत ही सराहनीय, बहुत प्रशंसनीय, और मैं कहूँगा बाकी पार्टीज के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। सर, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, जीते भी हैं आप बहुत सारे चुनाव। डिफरेंट है कुछ ये वाला चुनाव, या फिर जैसे पहले चुनाव जैसे होते रहे हैं वैसा ही है, या फिर क्योंकि हम मानते हैं कि बहुत ही एक डायनामिक सा चुनाव 2024 का होने वाला है, तो कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब पर्सनली आपके बारे, अगर आप बताएं आपके बारे में, और पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डायनामिक और इम्पोर्टेंट है ये चुनाव? देखिए, पहले तो ये कहना चाहूँगा, किसी भी चुनाव को या किसी भी कैंडिडेट को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चुनाव चुनाव है, उसमें आप अपनी पूरी क्षमता का, अपनी शक्ति का, अपने नेतृत्व का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का भरपूर सहयोग लेते हैं, और जो दावा आप करते हैं या दावा जो आप ठोकते हैं, उस पे जनता के आशीर्वाद के साथ खरा उतरने की बिल्कुल सही कोशिश करते हैं। आप उनकी अपेक्षाओं और इच्छा के प्रतीक होते हैं, इसलिए कोशिश आपकी यही होती है कि पूरे धुआंधार तरीके से, दमदार तरीके से ना सिर्फ प्रचार करें बल्कि वो जीत हासिल करें। पिछली बार कुछ प्रभु की असीम और कृपा थी, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अल्लाह ताला का फजल था, वाहेगुरु का आशीर्वाद था कि एक रिकॉर्ड मार्जिन से, चाहे जैसा आपने कहा लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई आसनसोल के मिड टर्म इलेक्शन का, जो पूरे देश में एक ही मिड टर्म इलेक्शन था आसनसोल का, और दुनिया उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन इस लैंडस्लाइड विक्ट्री या रिकॉर्ड मार्जिन ने जो जीत हमें हासिल हुई, दरअसल ममता जी के विश्वास की जीत थी, ममता जी के नेतृत्व की जीत थी, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जीत थी, और सबसे ज्यादा बंगाल और आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत थी। लेकिन इस जीत ने खुशी के साथ साथ आपको
आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ भी डाल दिया, जिम्मेदारी का एहसास भी। और उसकी वजह से आज मैं कह सकता हूं कि 2024 का चुनाव जहां 2024 का चुनाव जहां मुझे साफ दिख रहा है कि ममता जी एक गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी, इस चुनाव में, ये चुनाव दरअसल एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। और इस बार इस चुनाव को हम लोग उसी तरह से देख रहे हैं। एक तरफ तो ममता जी के नेतृत्व को देख रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस और हम तमाम लोगों अपनी अपनी क्षमता की ओर देख रहे हैं, अपनी शक्ति और अपनी लोकप्रियता की ओर देख रहे हैं। वहीं फिर से इस बार, खासकर इस बार फिर से जनता देश की इच्छा और अपेक्षा को देख रहे हैं, क्या चाहिए उन्हें, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं। और सबसे ज्यादा सरकार जो है, रूलिंग पार्टी जो है, जिसके पास बहुत ही धन शक्ति है, उस धन शक्ति का, उनकी बहुत हद तक तानाशाही का हम कैसे अपनी लोकशाही से और अपनी जनशक्ति से भरपूर मुंहतोड़ जवाब दे सकें, इसी की कोशिश में हम सब, और हम समझते हैं हम कामयाब होंगे। आपने कहा ममता बनर्जी गेम चेंजर बन सकती है, क्यों आप ये कह रहे हैं, अगर थोड़ा बताएं। देखिए, बहुत सारी चीजें समझने की। एक तो पहली बात, आज के दिन में ममता जी एक ही पूरे महिला मुख्यमंत्री हैं, एक ही नेता है पूरे देश में महिला, जो सही मायनों में नेता हैं, नेत्री हैं, जो कहें आप उनको। उनकी बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री का या उनके लोगों का जिस तरह से शब्दों का या भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है, इससे लोगों के अंदर आज बहुत सहानुभूति भी है दीदी के प्रति, कि एक महिला मुख्यमंत्री जो सादगी की, ममता की, सादगी की, सीधापन की जो प्रतीक है, जो हवाई चप्पल वाली हैं, जो सिंपल कॉटन साड़ी वाली हैं, और जो इतने दमखम के साथ इतने बढ़िया तरीके से वो काम कर रही हैं, ऐसी ममता जी जिनके बारे में कहा जाता है, और मैं कहता हूँ, और कह सकते हैं लोग कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। ये है हमारी ममता बनर्जी। और इनके लिए जिस तरह से कहा जा रहा है, दीदी, वो दीदी तो भूलिए, अभी भी संदेश खाली के मामले में, बहुत सारे मामलों में दीदी के ऊपर प्रहार, लेडी के ऊपर प्रहार और ऐसी भाषा का प्रयोग, इससे प्लस बंगाल का जिस तरह से फंड रोक दिया है, हजारों करोड़ रुपए, कैसे बंगाल को सर्वधर्म समभाव के साथ एक सूत्र में, एक गुट और एकजुट रखते हुए कैसे बंगाल समाज का, तमाम लोगों का ख्याल रख रही है दीदी। उनको महसूस नहीं हो रही, लेकिन उनका दर्द कोई समझ रहा है, उनका दर्द लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादती, इसलिए कि वो विपक्ष में है। उन्होंने जितने यहाँ से कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो, चाहे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो, जो कहते हैं आप लोग, सब वहां दे चुकी है सेंटर को। उसके बावजूद सेंटर फंड रोक कर बदले की ऐसी भावना, चाहे इस तरह से किसी के मुख्यमंत्री और किसी के महिला मुख्यमंत्री का ऐसा अपमान करना, लोगों ने पिछली बार जवाब दिया था, इस बार मैं समझता हूं जबरदस्त जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे भारत सरकार के उन तमाम लोगों का, रूलिंग पार्टी के लोगों का। तो मैं समझता हूं इन सारी बातों से इस बार अपने अधिकार की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आप ममता जी, तृणमूल कांग्रेस और हम सब मिलकर जो सामने आए हैं, वो रंग लाएगा और ममता जी गेम चेंजर बनकर उभरेंगी। क्या आपको लगता है सर, क्योंकि आपने राजनीति बहुत सालों से देखी है, ममता बनर्जी को अलायंस के तरफ से, इंडिया अलायंस के तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा अगर बनाते तो शायद सिचुएशन बेटर होता? उनको बनाना चाहिए था अलायंस की तरफ से? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये इंडिया ब्लॉक का, चाहे जो लोग हैं उसके जिम्मेदार बड़े बड़े नेता हैं, जितने सीनियर्स हैं, उन पे निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ मैं कि ममता जी के अंदर में वो कैपेसिटी है, वो क्षमता है, वो ममता बनर्जी ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल है। ममता बनर्जी के अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी है,
वो एबिलिटी है, वो रेस्पेक्टेबिलिटी है, वो काबिलियत है जिसकी वजह से वो ये प्रधानमंत्री बन सकती हैं या प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर सकती हैं। अगर चुनाव के बाद एक ऐसा सिचुएशन बनता है कोएलिशन सरकार का, नॉन एनडीए कोएलिशन सरकार का, तो उसमें आप देख पा रहे हैं ममता बनर्जी एक पाइवटल रोल, लीडिंग रोल लेकर प्रधानमंत्री बनी? देखिए, लीडिंग रोल तो रहेगा। मैंने तो अभी कहा कि वहां पे गेम चेंजर बनकर तो उभरेंगी, उभर चुकी हैं और उभरेंगी। लेकिन अब बाकी क्या होगा, संभावना, राजनीति में तो संभावना ही चलती हैं। अभी कभी कोई कह सकता था, हालांकि वो बहुत काबिल लोग थे, अच्छे लोग थे, बट कभी किसी ने सोचा था कि माननीय या सम्मानीय देवगौड़ा जी एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे या गुजराल साहब बन जाएंगे? हालांकि बड़े काबिल लोग थे, अच्छे लोग हैं, इनकी शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस गणित के बावजूद कैसे संभावना बनी ये आप सबों ने देखा है। तो ममता जी के अंदर तो बहुत, यानी नंबर्स भी हैं इनके पास डेडिकेशन भी है, डिवोशन भी है लोगों का, इनके प्रति रुझान भी है, और इनके लिए बहुत जबरदस्त सम्मान है लोगों के दिल में। तो कुछ भी हो सकता है। सर, जब से कल जब तृणमूल की तरफ से लिस्ट निकाला गया, उसमें आपका नाम आया, फिर यूसुफ पठान एक स्टार चमक हम कह सकते हैं, किसी ने शायद एक्सपेक्ट किया नहीं होगा, यूसुफ पठान, फिर कीर्ति आज़ाद का नाम भी आया। इसके बाद से बीजेपी जिस तरीके से कैंपेन कर रही है, उनका दावा है कि 2021 में ममता बनर्जी ने कहा था कि बाहर के लोग बीजेपी यहाँ पे ला रही है, कैंपेनिंग करवा रही है और लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती है। लेकिन 2024 में क्या बंगाल के कैंडिडेट्स जो हैं वो कम पड़ गए कि बाहर से एक शत्रुघ्न सिन्हा या फिर एक यूसुफ पठान या फिर एक कीर्ति आज़ाद, नाम स्पेसिफिक करके बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है? किस हिसाब से देख रहे हैं आप? ये फिर से ये बाहरी आउटसाइडर वाला जो इशू जो है सामने 24 के पहले फिर से आ गया है? बहुत अच्छा सवाल किया, हालांकि हो सकता थोड़ा पुराना सवाल किया हो, हाँ, लेकिन अच्छा सवाल है। ये बाहरी की बात क्यों आ रही है? दो चार उदाहरण दे दूं। एक तो केंद्र का चुनाव है, एक तरफ एमपी का चुनाव है। क्या प्रणव दा कभी बड़ोदरा से चुनाव नहीं लड़े थे? भारत के इतने महामहिम और इतने रिस्पेक्टेबल लीडर। क्या संविधान का फादर या गॉडफादर जिन्हें कहा जाता है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर, बंगाल से चुनाव नहीं लड़े थे? मैडम गांधी हिंदुस्तान की शायद सबसे पहली और सबसे बड़ा स्टार प्राइम मिनिस्टर, वो चिकमंगलुरु से लड़ने गई थी, बेलारी से लड़ने गई थी सुषमा स्वराज जी, इतनी अच्छी नेता स्वर्गीय। और उसी तरह से आपने देखा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री वो गुजरात के हैं, वाराणसी से चुनाव लड़ने आए। देश एक है, संविधान सबको इस बात की इजाजत देता है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जियो और जीने दो के तहत वो बढ़ सकते हैं और लोगों को बढ़ा सकते हैं, सर्वधर्म समभाव के साथ समाज को चला सकते हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। ये आज जिस मैटर ऑफ कन्वीनियंस में कुछ लोगों को सूट करता है, मुझे भी पिछली बार कहा था, अब तो चूंकि मैं तो बंगाली भाषा भी बोलता हूँ, यहाँ के बंगाल तो मेरा फेवरेट रहा, कितनी बंगाली फिल्में की हैं मैंने, और बंगाल का कल्चर, संस्कृति जो है, बंगाल की भाषा, बंगाल का खाना पीना, बंगाल का पहनावा मुझे सबसे पसंद है। दुनिया जानती है मेरा कितना आना जाना होता है बंगाल में, कितने ज़माने से मेरे लिए सब सत्यजीत रे, मानिक दा, सबसे बड़े मेरे लिए आज तक वर्ल्ड के सबसे बड़े फेवरेट और दी बेस्ट सत्यजीत रे को मैं मानता रहा। तो उसी तरह मैं कह सकता हूं कि मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस इतनी सारी फिल्में करने के बाद अगर किसी फिल्म में लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ तो गौतम घोष की अंतर्जली यात्रा में हुआ, जिसमें मैंने चांडाल की भूमिका की थी और बहुत अंतर्राष्ट्रीय फेम मिला उसको। तो ये सब बातें बहुत पुरानी घिसी पिटी लगती हैं अब तो। कीर्ति आज़ाद तो 3 बार के एमपी हैं भाई, वो उनका बैकग्राउंड तो खैर मजबूत है ही, स्वर्गीय और बिहार के शायद बेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे भागवत झा आज़ाद जी, स्वर्गीय भागवत झा आज़ाद जी के बेटे हैं वो।
3 बार के एमपी रहे हैं वो, स्पोर्ट्स में बहुत नाम है। स्पोर्ट्स में जब खेला तो कोई बंगाल और बिहार के लिए नहीं खेला, उन्होंने पूरे देश के लिए खेला। और स्पोर्ट्समैन सबका होता है, उसी तरह जैसे कलाकार सबका होता है, किसी धर्म जाति जात में बांध कर नहीं रख सकते। तो इसलिए अगर कुछ लोगों को उनकी प्रतिभा और या उनकी लोकप्रियता के आधार पर बुलाया गया है, लाया गया है, तो ये तो मैं कहूँगा कि राजनीति का एक हिस्सा है, उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं पूरी भारतवर्ष के फिल्म उद्योग से पहला ऐसा कलाकार हूं जो बाय ग्रेस ऑफ गॉड पहली बार रिकॉर्ड कायम करते हुए भारत का कैबिनेट मिनिस्टर बना। आज तक साउथ से, नॉर्थ से, कहीं से भी, मुंबई से कोई आज तक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बना फुल फ्लेजेड। पहला मैं ही बना कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। और मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, और राजनीति में आया तो भारतीय जनता पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी 27-26 साल रहने के बाद जब महसूस किया कि ये फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी या आडवाणी जी की अभी पार्टी नहीं है, ये पार्टी लोकशाही की पार्टी नहीं है, अब तानाशाही चल रही है चारों तरफ, तो मैं वहां से निकल कर आया। लेकिन साथ ही साथ जब भी रहा वहां पे भारतीय जनता पार्टी में, या जब सत्ता में मैं ये मिनिस्टर बना, जब पावर में आया, तो ये जानकर और ये मानकर आया था कि सत्ता अगर किसी दिन पावर अगर मेरे हाथ में आ जाएगी, या पावर गेम में शरीक हो जाऊंगा, या पावर में देखूंगा, तो सत्ता मेरे लिए सिर्फ सेवा का माध्यम होगा, मेवा का माध्यम नहीं होगा। और इसीलिए आज तक फॉर्चुनेट हूं कि आप मेरी कई बातों से सहमत हो या सहमत ना हो, लेकिन आज तक आपने कभी भी किसी भी हाल में या हालात में आपने मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम, एलिगेशन, करप्शन का आरोप नहीं सुना होगा। करप्शन का एलिगेशन कभी किसी ने सुना नहीं आपके बारे में। लेकिन सर, अभी फिलहाल कल से बीजेपी की तरफ से जो एलिगेशंस आप पे किए जा रहे हैं, आपकी किसी पुरानी एक फिल्म की एक क्लिपिंग दिखाई जा रही है, कह रही है कि आप मिसोजिनिस्ट हो, आप महिलाओं के सम्मान नहीं करते। पवन सिंह का भी जब नाम आया था बीजेपी के तरफ से, उन पे भी ऐसे उनके पुराने क्रिएटिव उनके गानों के वजह से सेम ही आरोप जो है तृणमूल या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, दूसरे पार्टीज की तरफ से लगाया गया। कहीं आपको लगता है सर कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लाइंस, किसी आर्टिस्ट के पुराने काम को, जो प्रोफेशनल काम है, उसको इलेक्शन का हथियार बना के मतलब आर्ट के साथ छेड़खानी हो रही है, या फिर उस आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं असम्मान किया जा रहा है? वो पवन सिंह भी हो सकते हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा भी हो सकते हैं, वो कोई XYZ कोई फिल्म स्टार या सिंगर भी हो सकते हैं। कैसे देखते हैं? मैं आपकी बातों को 2-3 भाग में जवाब दूंगा, संक्षेप में दूंगा, बहुत शॉर्ट में। पहली बात तो ये कि पवन सिंह के बारे में जो कहा गया गानों की वजह से, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैंने जो सुना है उनके बारे में अच्छी बातें ही सुनी है। मैंने आज तक उनके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी है। मैंने सुना है अच्छे परिवार से हैं, अच्छे लोगों के बीच में से आते हैं, वो कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं। और ऐसे भी लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कोई चुनाव लड़ने आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और आपने खासकर मेरे मामले में देखा होगा, मैं आज तक अपने किसी चुनाव में, किसी भी चुनाव में, मैं अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार पे कभी न वार करता हूं, न भी उसका नाम लेता हूं, क्योंकि भाई लोकतंत्र है। आप वो नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा, लड़ने तो कोई आएगा यहाँ पे। और मैं तो विचारधारा पे या मुद्दों पे बात करता हूँ, इश्यूज पे बात करता हूँ, पार्टी पे बात करूंगा, अपने उस तरह से बात नहीं। तो पवन सिंह हूँ, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता कि उनको गानों की वजह से हो सकता है, कुछ कारण और भी हो सकता है, उनकी पार्टी का सेकंड थॉट हो या पवन सिंह जी का खुद का सेकंड थॉट हो, मुझे नहीं पता है। तो मैं उस पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जहां तक रही बात उनके एलिजिडली उनके जो अश्लील गानों का जिक्र हुआ है, चाहे मेरे किसी फिल्म में खून कर दिए
कोई महिलाओं के साथ 40-50 साल पुरानी फिल्म में कोई छेड़छाड़ का, कोई ऐसे दृश्य का जिक्र हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा मैंने तो कई फिल्मों में पहले खून भी किया है, डाके भी डाले हैं मैंने, तो क्या मुझको आज डकैत की तरह देखा जाएगा? आज क्या मुझको मर्डर की तरह देखा जाएगा? अरे भाई ठीक है, फिल्म में है। अश्लील बोल पे तो आप कह सकते हैं मुझे, अगर जबकि मैं अपनी शब्दों का चयन बहुत संभल के करता हूँ, अपनी भाषा की शैली को पकड़ के रखता हूँ, तो अगर मैं ऐसे किसी भाषा का प्रयोग करूं तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये तो शत्रुघ्न सिन्हा जी से उम्मीद नहीं थी। अगर डायरेक्टर राइटर ने कहा भी तो कह सकते थे कि भाई ये नहीं बोलूंगा मैं, और मैंने ऐसा कई जगह किया भी है कि ये नहीं बताऊंगा, ये बोलूंगा नहीं। लेकिन मेरे किसी दृश्य को लेकर ये बात हो रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो वो तो हास्यास्पद है। लोग हंसेंगे, कहाँ निकाल रहे हो 40-50 साल पहले। फिर तो अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार जैसे इंस्टीट्यूशन ने, चाहे किसी कलाकार का नाम लें, चाहे धर्मेंद्र का नाम लें, चाहे यहाँ पे आप सौमित्र चटर्जी जी का नाम लें, चाहे यहाँ पे माधवी मुखर्जी हमारी हैं, कितनी फेवरेट रही हैं, सुचित्रा सेन बहुत फेवरेट रही हमारी। कौन सी फिल्म में किसने क्या सीन नहीं किया होगा, उस सीन को लेकर चलचित्र के पर्दे का जिक्र करना कि उसमें ऐसा किया और वैसा किया, ये तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा ना कि सो हंसने वाली बात है, हास्यास्पद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंने कही थी, खासकर अपने पवन सिंह जी के संदर्भ में, कि भाई वो उनका फैसला है या उनकी पार्टी का फैसला है, उनका नाम अनाउंस हुआ या उनका नाम फिर विड्रॉ हुआ, उन्होंने किया कि उनकी पार्टी ने करवाया कि लोगों के जोर देने पे हुआ, मैं इस पे टीका टिप्पणी करने वाला कौन? ये उनका अपना अंदर का मामला होता है ना, ये अंदर की बात है, वो अंदर की बात है, इनर पार्टी, उस पर मैं क्यों टीका टिप्पणी करूं? खुश रहें, जहां जियो और जीने दो के तहत हम चलें और लोगों को आगे बढ़ने दें। आपके पास एक ब्रोशर था जो आप दिखा रहे थे कि आसनसोल के लिए आपकी क्या प्लान्स है, और क्योंकि आप 2 साल के लिए एमपी थे, 2000 बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा था, पूरा टर्म आपको मिला नहीं, आप कह रहे थे, तो उसमें आप अगर आप कहें कि या फिर आप दिखाएं कि ये है क्या, कि किसका ब्रेन चाइल्ड है, किसने बनाया, अगर थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें बहुत लोग जो हैं, मतलब ये पहले ब्रोशर जो है, ये मेरा ब्रोशर कहें, बुकलेट कहें, ये बहुत जितना मेरे काम का लेखा जोखा जो है, जो 2 साल में ही जितना मौका मिला और जितना फंड हासिल हुआ, उसका बिल्कुल सदुपयोग, सही मात्रा में उसका इस्तेमाल, और हर क्षेत्र को टच करते हुए, चाहे सड़क निर्माण का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, कम्युनिटी हॉल का मामला हो, जितना ये सब मामला हो, चाहे रेलवे का मामला, सारी कोशिश की हमने। जहां जहां से पुकार आई, जहां जहां से बातें हुई, जहां जहां से लोगों ने मांग उठाई, उसको मैंने सिर्फ कोशिश पूरी की है कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ, सच्चाई और पारदर्शिता के साथ मैंने उसको पेश करने की कोशिश की है। मैं उसमें तमाम लोगों का, चाहे अभिजीत घटक हों, कि मैजिक मैन मलय घटक हों, कि नौरेन बाबू हों जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, कि आपके अपने हरे राम जी हों, दबंग एमएलए हैं वहाँ के, या उज्ज्वल बाबू हों, या विधान है, द वर्दी सन ऑफ द मोस्ट वर्दी फादर, उपाध्याय जी का बेटा जो है, ये लोग जितने लोग मिलके, और हमारे सहयोगी हैं, मिस्टर जोस कुट्टी हैं, मिस्टर संतोष हैं, मिस्टर राहुल हैं, इन लोगों ने मिलके बड़े अच्छे तरीके से किया। और मैंने यही कहा सबको कि इस बात का ख्याल रहे कि आज तक जीवन में कभी भी मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, इसलिए कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, अब ठोक बजा के इसको करो ताकि कल कोई उंगली ना उठा सके। और उसी का परिणाम है कि ये बुकलेट या ये ब्रोशर सामने आया है। जितने 13-14 करोड़ रुपए जितने हमें हासिल हुए, उसका सही सही इस्तेमाल पाई पैसे के साथ किया हुआ है। और शायद मैं ही हूँगा चंद लोगों में से, कुछ लोग होंगे जिसका पूरा का पूरा फंड खर्च भी किया है और उसमें सच्चाई और पारदर्शिता भी रखी है, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ ऑनेस्ट होना ही जरूरी नहीं है, ऑनेस्टी के साथ साथ पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी का होना भी उतना ही जरूरी है।
और यही मैंने कोशिश की। इसीलिए ये बुकलेट जो है, इसमें हर पेज पे हर जगह का हिसाब है, कहाँ पे क्या खर्च किया, कहाँ कितना खर्च हुआ, जिसकी सराहना हुई है और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप हमेशा एकदम ऑन द फेस स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते हैं। आपके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बहुत अच्छे संबंध है। कांग्रेस के साथ आपके, ममता बनर्जी के आप कैंडिडेट हैं, पहला नाम आपका ही घोषित किया था इंटरनली। आपको कितना सपोर्ट करती हैं, कितना पसंद करती है, वो हम सबको पता है। फिलहाल की अगर पूरे देश की पॉलिटिकल डायनामिक्स को आप देखें, स्पेसिफिकली बंगाल से, तृणमूल और कांग्रेस, इन दोनों का फिलहाल सिचुएशन जो है, रिलेशनशिप फिलहाल ठीक नहीं है। चुनाव के बाद क्या आप एक ब्रिज बनकर, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के भीतर एक ब्रिज बनकर कुछ ऐसा करेंगे ताकि एक कोएलिशन की सरकार बन पाए? मतलब क्या आप ममता बनर्जी के एमिसरी बनकर कांग्रेस तक जाएंगे, या फिर कांग्रेस के एमिसरी बनकर ममता बनर्जी के साथ सबको इकट्ठा लेके चलने की आप वो कोशिश करेंगे? कुछ हद तक ये सवाल हाइपोथेटिकल है, फिर भी चूंकि मेरा नेचर ऐसा, और चूंकि आपने मुझे कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि सर्वदल प्रिय कलाकार, अभिनेता या सर्वदल प्रिय व्यक्ति या व्यक्तित्व हूं मैं, तो उसके लिए, और मैं, मेरी बड़ा कोशिश और थिंकिंग बहुत पॉजिटिव रहती है, कंस्ट्रक्टिव रहती है। तो अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी दी गई कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी और शांति स्थापित कर सके और उसमें मैं थोड़ा बहुत काम आ सकूं, यानी पड़ोसी मुल्कों से, उसमें भी मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। उसी तरह से हर दो दलों के बीच में, पार्टियों के बीच में, चूंकि आपने कहा और माना कि मैं सर्वदल प्रिय हूं, अगर मुझे कहा जाएगा और अगर मुझे ऐसा आग्रह किया गया, कहा गया, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप लोगों को और नजदीक करो, कोशिश करो अपनी बातचीत से, या उसको क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी से, या वो साथ में उसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी से अगर करो, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। क्यों नहीं? मैं तो चाहता हूं कि एक गुट और एकजुट, सर्वधर्म समभाव हो, एकता हो। मुझे आसनसोल इसलिए भी सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद होने का एक कारण ये भी है कि मैंने वहाँ बोर्ड देखा और मैं रम गया। वहाँ का भाव और भावना, व्यवहार, संस्कृति, कि सब मिलजुल कर रहते हैं, चाहे ईद हो, दशहरा हो, दुर्गा पूजा हो। मैं और वहाँ बोर्ड देखा, उस पर लिखा था सिटी ऑफ ब्रदरहुड, और मैं आज तक कहता हूँ पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसा होना चाहिए, सिटी ऑफ ब्रदरहुड। सब जगह भाईचारा होना चाहिए, ये सद्भावना होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। और उस मामले में मैं जितना कर सकूं वो कम होगा, लेकिन जो भी कर सका वो मेरा सौभाग्य होगा।